आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का भूगोल अध्याय 4 का कृषि चैप्टर्स का जितना भी प्रश्न है उसको हल करेंगे और इसको समझेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? क स्थानांतरी कृषि, ख रोपण कृषि, ग बागवानी कृषि, घ गहन कृषि। ये 4 ऑप्शन थे और इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका उत्तर है रोपण कृषि। बीज तैयार करके। अब अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। देखिए, इनमें से कौन सी रबी फसल है? पहला ऑप्शन क चावल, ख मोटे अनाज, ग चना, घ कपास। तो इसका उत्तर है चना। ठीक है, धान के फसल होने के बाद, यानी कि धान की फसल को हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं और उसके बाद रबी फसल में चना, गेहूं, ये सब आपका होता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन देखिए, क दालें, ख मोटे अनाज, ग ज्वार तिल, घ तिल। तो इसका उत्तर होगा दालें। ठीक है, दालें जो हैं फलीदार फसल हैं। जब ये कच्चा होता है तो हम लोग उसको मटर के जैसा, कच्चा मटर जो होता है उस खाते भी हैं, यानी कि राहड़ हो गया, बिरही हो गया, चना, ये सब हम लोग चबा के खाते भी हैं। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। लगभग, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा या कम भी हो सकता है। पहला प्रश्न, एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। देखिए, पेय फसल कहने का मतलब जो पीने के काम आता है। ठीक है, तो पीने के काम आने वाला फसल में हम लोग देखिए चाय है, कहवा जिसको कॉफ़ी भी बोलते हैं, महुआ है, ठीक है, शराब बनता है, इस तरह का और भी है। तो हम लोग उत्तर देखते हैं। देखिए, कहवा जिसको कि कॉफ़ी भी कहा जाता है, कहवा भी चाय की तरह एक लोकप्रिय फसल है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। उष्णकटिबंधीय यानी कि जहाँ गर्मी होता है। ठीक है, इसके उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं। तापमान देखिए 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, आगे मृदा यानी कि मिट्टी लाल और लेटेराइट मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। धरातल ढाल वाली भूमि। ढाल वाली भूमि कैसा? जो ढलान होता है जिसे नीचे तरफ, ठीक है, इस तरह से, यानी कि इसमें बारिश का पानी जमेगा नहीं, वो सीधे हड़ा के नीचे की ओर चला जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका आंसर। और या में फिर एक आप देख लीजिए चाय के बारे में भी थोड़ा सा। चाय एक पेय फसल है। चाय की पैदावार उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अच्छी होती है और इसके लिए गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक कॉफ़ी के जैसा ही, ठीक है, नीचे की ओर जाता है पानी। चाय के उत्पादन में गहन श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें मेहनत भी बहुत लगता है, मजदूर बहुत लगाना पड़ेगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताएं
और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। देखिए उत्तर में गेहूँ भारत की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है ना। पहला क्या है, धान चावल, ठीक है, वो पहला है, और गेहूँ जिसका हम लोग रोटी खाते हैं ये दूसरा प्रमुख खाद्य फसल है। देखिए उत्पादन क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन पठार का काली मिट्टी वाला प्रदेश गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम आता है। ठीक है। 3 नंबर, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। देखिए सरकार किसानों के हित के लिए जो संस्थागत सुधार कार्यक्रम चला रही है उसकी सूची बनानी है आपको। तो देखिए आज़ादी के बाद, उत्तर में आज़ादी के बाद सरकार ने किसानों के हित में कई संस्थागत सुधार किए हैं। जैसे देखिए छोटी जोतों की चकबंदी कर आर्थिक रूप से उपयोगी बनाया गया है। ठीक है, जिसका छोटा छोटा खेत था उसको इकट्ठा ज़मीन दे दिया गया उसके बदले में। ठीक है, क्योंकि छोटा खेत में जुताई वगैरह करने में परेशानी होता है और वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। जोतों की सीमाबंदी की गई, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। ठीक है, पहले जो जमींदारी प्रथा थी, लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता था और वो लोगों को नौकर बना के रखते थे, ये सब अब ख़त्म हो गया। सिंचाई की सुविधा का विस्तार किया गया, नहर बनाया जा रहा है और अभी आधुनिक मशीनें आ गई हैं। ठीक है, नलकूप वगैरह से सिंचाई आसानी से हो रहा है। आगे देखिए फसल बीमा योजना लाकर फसल की बर्बादी की भरपाई का प्रावधान किया गया। ठीक है, फसल बीमा किया जाता फसल लगाने से पहले। अगर फसल आपका नहीं हुआ तो सरकार उसके बदले में आपको पैसा देती है। आगे देखिए किसानों को उचित उपज मूल्य देने के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया। रेडियो और दूरदर्शन आदि द्वारा किसानों को खेती की नई आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया गया। ठीक है, रेडियो और दूरदर्शन जो हम लोग टीवी देखते हैं उसके माध्यम से किसानों को खेती के बारे में बताया जाता है, मौसम के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और इससे किसान अपने खेतों में अच्छे नस्ल के पौधों को लगाते हैं और सही टाइम में फसल उगाते हैं और फसलों में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उसका उपचार भी वो सही रूप से कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मौसम संबंधी उनको जानकारी पहले से प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? देखिए दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है। देखिए हम लोग का जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, तो ज़मीन भी कम होगा। पहले एक आदमी का था, अब उसका 2 बच्चा, फिर उसका 2 4 बच्चा, तो ज़मीन ऑटोमेटिक कम हो जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका क्या परिणाम होगा? देखिए उत्तर में हमारे देश में दिन प्रतिदिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इस कारण विभिन्न कार्यों के लिए भूमि की मांग भी बढ़ रही है, जिससे कृषि योग्य भूमि पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का उपयोग
सड़क निर्माण, इमारत निर्माण, कल कारखाने निर्माण इत्यादि में किया जा रहा है। देखिए, जो खेती के लायक जो भूमि है, अच्छा भूमि है, ठीक है, उसका उपयोग हम लोग सड़क निर्माण में कर रहे हैं। जैसे हम लोग देख ही रहे हैं, सड़क का चौड़ीकरण भी होता है, तो क्या होता है कि आसपास का जो खेत है उसको भी सड़क में मिला लिया जाता है, जिसमें खेती हो रहा था, ठीक है। इमारत निर्माण, अब देखिए जनसंख्या ज़्यादा हो गई, सबको रहने के लिए घर भी चाहिए, तो अब जो अच्छा ज़मीन था उस पर हम लोग घर बना दिए, है ना। कल कारखाने यानी फैक्ट्री लगा दिया जाता है, क्योंकि लोगों को बहुत सारी आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत होती है जो फैक्ट्री से हम लोग को प्राप्त होता है, तो उसके लिए फैक्ट्री का निर्माण हो जाता है एक अच्छे ज़मीन पे, और आसपास की ज़मीन को भी वो ख़राब कर देता है। फैक्ट्री का जो ज़मीन लगता है उसमें तो क्या ही। आगे देखिए, इस कारण फसलों की उत्पादकता कम हो रही है, जिससे भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। भारत में पशुओं की संख्या अधिक है, इस कारण उसके सामने चारे की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। देखिए, जो चारागाह था वो सब माने जहाँ पे हम लोग पशुओं को चराते थे, अब उस पे अब खेती करने लगे, तो चराने के लिए, पशु चराने के लिए जगह नहीं बचा, ठीक है, और पशुओं के लिए भी अब समस्या हो गई है। आगे देखते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान यानी कि यहाँ ज़्यादातर जनसंख्या यानी कि 60 से 70% जनसंख्या आज भी खेती के कामों में लगा हुआ है। अतः अधिकांश लोगों के सामने आजीविका की भी समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है। देखिए, नौकरी करने या बिजनेस करने वाले लोग बहुत कम हैं, ज़्यादातर लोग आज भी खेती करते हैं, तो अब ज़मीन नहीं रहने से अब आजीविका के लिए उनके पास बहुत ही समस्या उत्पन्न होने लगा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए, ठीक है, लगभग, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। प्रश्न पहला देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। देखिए, जो खेती होता है उसका उत्पादन फसल ज़्यादा हो बोल के सरकार के द्वारा जो हम लोग को उपाय सुझाया जा रहा है, उसका हम लोग को यहाँ पर उत्तर के रूप में लिखना है। देखिए क्या क्या हम लोग को सुविधा प्राप्त हुआ। उत्तर देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। क नंबर पहला देखिए, उपाय में पूरे देश में भूमि सुधार करना चाहिए, जैसे खेतों की चकबंदी, ठीक है, या इसमें लिख सकते हैं बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने का काम। आगे, वैज्ञानिकों को अधिक उपज वाले बीज विकसित करने चाहिए, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्राप्त हो। इसमें विशेष रूप से गेहूं और धान के बीज हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग का जो खाद्य फसल है वो गेहूं और धान ही है, ठीक है, इसी को हम लोग ज़्यादातर खाते हैं, तो इसमें हम लोग को अगर यदि ज़्यादा फसल देने वाला बीज होगा तो हम लोग के लिए वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये हम लोग को सरकार की ओर से मुहैया कराया जा सकता है। नहरों, सड़कों और कोल्ड स्टोरेज को अच्छी तरह से विकसित करना चाहिए। खेती के लिए नहर, पानी की सुविधा होगा उसमें, ठीक है, सभी खेतों में आसानी से सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा नहर से,
सड़क अच्छी रहेगी तो हम लोग अपने ज़रूरत की चीज़ों को बाज़ार से आसानी से ला सकते हैं और वहाँ पर हम लोग अपने फसल को बाज़ार में बेच सकते हैं। और कोल्ड स्टोरेज यानी कि जो लंबे समय के लिए जो फसल होती है जैसे आलू प्याज, ठीक है, ये इनको सड़ने से बचाने के लिए जो भंडार घर बनाया जाता है, ठीक है, वो कोल्ड स्टोरेज होता है। आगे देखिए, कीड़े मकोड़ों, फसलों की बीमारियों तथा टिड्डी दलों की रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करना चाहिए। देखिए, कीड़े मकोड़े से क्या होता है कि जो फसल होता है उसको लोग खा के उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी कि फसल बर्बाद हो जाता है, इसमें बीमारी लग जाता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और टिड्डी दल क्या है? टिड्डी दल जिसको हम लोग की घरेलू भाषा में फिनगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब आते हैं तो ये भी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, खा जाते हैं, है ना। तो इसको रोकथाम के लिए हम लोग कुछ योजनाएं चला सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, खेती में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। इसके अंतर्गत गेहूं की खेती में आधुनिक उपकरणों जैसे ट्रैक्टरों, ठीक है, हार्वेस्टरों, थ्रेशरों आदि का प्रयोग से भी उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होगी। आगे, मोबाइल फ़ोन के जरिए किसानों तक समय रहते मौसम की जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। फसल को लगाने का सही समय एवं मौसम की मार से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो सही समय है उसका जानकारी हम लोग को मिलेगा, और जैसे ओलावृष्टि वगैरह होता है तो उससे हम लोग कैसे अपने फसल को बचाएंगे। अचानक आंधी तूफान आ गया तो उसके लिए हम लोग पहले से उसका बचाव का काम करेंगे तो हम लोग का फसल नष्ट होने से बच सकता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। देखिए, भारतीय कृषि जो भारत में खेती है वो वैश्वीकरण यानी कि जो विदेशों में जो व्यापार होता है, ठीक है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, एक मिश्रित प्रभाव है। जब विदेशों में अपने फसल को हम लोग बेचते हैं तो वहाँ से हम लोग निर्यात भी, आयात और निर्यात दोनों ही होता है। तो कुछ मामले में तो बहुत अच्छा है भारत का स्थिति, और कुछ मामले में अब हम लोग का थोड़ा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि विदेशी फसल को हम लोग ज़्यादा वैल्यू देने लगे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर उत्तर में, भारत विश्व की कृषि प्रधान वाले देशों में से एक है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव मिश्रित रूप से पड़ा है। ये प्रभाव निम्नलिखित हैं। देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बीजों के आनुवांशिक गुणों को सुधारा जा रहा है, ठीक है। देखिए, आनुवांशिक गुणों को कहने का मतलब, जैसे हम लोग क्या करते हैं, गांव में जो साधारण किसान होते हैं वो जो फसल लोग प्राप्त कर चुके हैं उसी बीज को फिर से दोबारा लगाते हैं, तिबारा लगाते जाते हैं, उसी को लगाते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो फसल शुरू में जैसा हुआ था वो बाद में नहीं होने लगता है, ठीक है, यानी कि उसमें कम फसल लगता है या उसका आकार छोटा होता जाता है। तो हम लोग को नए बीजों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आनुवांशिक कहने का मतलब वही हो गया जो आपको पहले से प्राप्त है। आगे देखिए, जिससे प्रति हेक्टेयर अधिक उपज देने वाले HYV बीजों का प्रयोग, ठीक है, किया जा रहा है। इससे एक और जहां उत्पादन में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर परंपरागत बीजें समाप्त हो रही हैं, ठीक है। देखिए, HYV बीज से अब ज़्यादा हम लोग को फसल मिलने लगा है, तो जो परंपरागत था वो अब धीरे धीरे लुप्त होने लगा। आगे देखिए, साथ ही HYV बीजों के
प्रयोग से फसलों में कीड़ों के प्रकोप में भी वृद्धि हुई है। ठीक है, देखिए कीड़ा भी अब ज़्यादा लगने लगा है, तो उसके लिए अब हम लोग दवाई छिड़कने का काम करेंगे तो नुकसान पहुंच सकता है। देखिए आगे, यूरिया जो खाद है, डीएपी है ना, सल्फेट, फास्फोरस जैसे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि हुई। हालांकि रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम हुई है। देखिए, अब देखिए ये सब रासायनिक खाद के इस्तेमाल और या कीटनाशक के इस्तेमाल करने से हम लोग का फसल तो अब ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो भूमि का उपजाऊ शक्ति है वो ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग का जो जैविक खाद होता है, गोबर या फिर केचुआ खाद, वो जितना उपजाऊ होगा और ज़मीन को वो खराब नहीं करता है। लेकिन रासायनिक खाद क्या करता है कि ज़मीन का सारा उपजाऊ को वो निकाल देता है और उसको बुरी तरह से ख़त्म करके वो ज़मीन को बर्बाद करता है। आगे देखिए, ग नंबर, देश के भीतर ही कृषि उत्पादों के लिए आवंटित एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की रचना की जा रही है। इसके लिए देश में सड़कों का सघन जाल बिछाया जा रहा है। बिजली, सिंचाई जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, देखिए जो भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसको सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है। आगे देखिए, विश्व बाजार में ठहरने के लिए भारतीय कृषकों जो किसान हैं को रेडियो, दूरदर्शन एवं अन्य माध्यमों से प्रशिक्षित किया जा रहा है कि उनको किस तरह से खेती करना है जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर कुछ बीमारी लगता है तो उसका उपचार कैसे करेंगे, टिड्डी दलों से कैसे बचाव करेंगे, इसके बारे में को बताया जाता है। आगे देखिए, भारतीय किसानों और व्यापारियों को सहकारी बैंक एवं व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे उन्नत तकनीक का प्रयोग कर सकें। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग को सरकार की ओर से, जैसे अगर कोई किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको कम ब्याज में उसको वो प्राप्त हो जाता है, या फिर पानी का मशीन या फिर उस तरह का कुछ वो अलग से खेती करना चाहता है, बागान लगाना चाहता है, तो सरकार से उसको मदद के रूप में ये सब मिलता है। ठीक है, और वो ऋण दिया जाता है, उसका ब्याज बहुत कम लगता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी नियंत्रण को कम किया गया है, जिससे आयात और निर्यात, आयात यानी कि लेना और निर्यात यानी कि भेजना, आयात खरीदना और निर्यात बेचना संबंधी नीतियों में उदारता आई है। इस प्रकार भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक है, देखिए हमारे देश जो भारत है, यहाँ पर माने वर्षों से जो विदेशी आए, व्यापार करने के लिए आए थे। जैसे हम लोग जानते हैं कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए, वो भी अपने साथ यहाँ व्यापार किए और अपने साथ काली मिर्च भारत से ले गए, और काली मिर्च से वो इतना कमाई किए कि उनका 7 पीढ़ी उसको खाता रहा, उस कमाई को। ठीक उसी तरह से देखिए, जैसे अंग्रेज आए तो यहाँ पर क्या किए, कपास का खेती करवाए, नील का खेती कराए। कपास से क्या किए कि वो लोग मशीन से कपड़ा तैयार करके लाने लगे, है ना, और यहाँ पर लोगों को देने लगे दामों में, वो
दोनों तरफ से वो लोग फायदा लेने लगे। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। देखिए चावल यानी कि जो धान होता है उसका खेती के लिए किस तरह का भौगोलिक परिस्थिति माने ज़मीन या उसका वातावरण पानी कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। देखिए उत्तर, चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। यह खरीफ फसल के रूप में भी जाना जाता है। चावल उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में उगाया जाता है। चावल के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित हैं। देखिए तापमान, इसमें चावल के उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। वर्षा, चावल के उत्पादन के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। और मृदा, मिट्टी, चावल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ है। ठीक है, जलोढ़ मृदा। क्यों जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त है? क्योंकि ये हल्का होता है। ठीक है, इसमें जो धान का जो जड़ है वो आसानी से नीचे चला जाता है। जैसे हम लोग खेत भी तैयार करते हैं रोपने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, पहले बहुत पहले से उसको हम लोग जोत के हल्का किए रहते हैं। ठीक है, तो ये जलोढ़ मृदा हम लोग को नदी से प्राप्त होती है, हम लोग को पहले पढ़ा चुके हैं। आगे देखिए श्रम, चावल एक श्रम प्रधान फसल है। इससे जुताई, रोपाई, कटाई और मड़ाई में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, श्रम यानी कि मेहनत, है ना। तो इसमें आपका जुताई के लिए ज़रूरत पड़ता है, रोपने के लिए लोगों का ज़रूरत पड़ेगा, कटाई के समय, मड़ाई के समय भी, यानी कि जो मड़ाई होता है जैसे धान को झड़ाने के लिए, जैसे बैल या कोई भी मवेशियों के नीचे उसके पाँव से झड़ाने के जो काम किया जाता है वो हो गया मड़ाई। ठीक है, तो इसमें भी आपको श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पाठ यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।